Hello friends, I am Dr. Preeti. In this video, we are going to discuss about the central problem of an economy. आज के समय में हर एक इकोनॉमी को इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व करना होता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce problem is related to selection of goods and services, and second aspect of this problem is quantity to be produced. Every economy has to decide ki which type of goods and services should be produced in the economy and their quantity also, because every economy has limited resources. Second problem is how to produce. How to produce problem is related to technique of production. There are two type of technique of production: labor intensive technique and capital intensive technique. Labor intensive technique means we are using more ratio of labor compare than capital, and capital intensive technique means we are using more ratio of capital compare than labor. If you will ask which technique is better for an economy, so answer is this ki it will be totally depend on the circumstances of a country. If in your country labor is cheaply available, so we should adopt labor intensive technique. Okay. Third problem is for whom to produce. किसके लिए प्रोडक्शन करना है, वो कौन सा कंज्यूमर ग्रुप है जिसके लिए एक इकोनॉमी को प्रोडक्शन करना है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन होने वाले हैं, इट विल बी डिपेंड ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है उसी के लिए हमको प्रोडक्शन करना है। पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। इसका मतलब एक इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इंफॉर्मेशन होना यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है: पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स middle income group, higher income group and lower income group. And second is functional distribution of income. Functional distribution of income means कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में नेशनल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये दो तरह का आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपके नॉलेज में होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम जो एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे समझ लिया। इन सेंट्रल प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको हेल्प करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग। जब भी आप वैल्यू एडिशन करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, वो फ्लोर को कन्वर्ट कर देती है ब्रेड में। तो उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, और प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताने वाला जो कर्व होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि जो भी रिसोर्सेस आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल लेवल आपकी कंट्री का है, उसकी हेल्प से आप डिफरेंट कमोडिटीज़ के कितने कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो कंसेप्ट है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को डील करने में, उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टेटमेंट हम एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। किस चीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज आपको गिवन है, जो टेक्नोलॉजी आपको गिवन है, उसकी हेल्प से दो कमोडिटी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड होता है। कुछ अजम्पशंस यहाँ पे ली गई है। फर्स्ट ये है कि रिसोर्सेस आर फिक्स्ड एंड दे आर ट्रांसफरेबल। इट मीन्स कि रिसोर्सेज जो है वो फिक्स है एक इकोनॉमी में, ओके, लेकिन वो ट्रांसफरेबल हैं। आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से रिसोर्सेज को निकाल कर किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तभी तो प्रोडक्शन एक का कम करेंगे तभी दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात ये।
कि इकोनॉमी में एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना तभी पॉसिबल है जबकि हम किसी दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम कर दें। ये रिसोर्सेस आर फिक्स का मतलब ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है सारे रिसोर्सेस। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो अपनी फुल इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको थोड़ा और पुश किया जाए कि चलो और इफिशियंसी से काम करो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेस अपनी फुल इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात जो करते हैं, नॉट इक्वली इफिशिएंट। हाँ, एक बात यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है कि प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस हैं वो सभी कमोडिटी को इक्वली इफिशियंसी के साथ नहीं बना सकते। ठीक है, इस बात को यहाँ एक्सेप्ट किया गया है कि एक रिसोर्सेज जो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत इफिशियंसी के साथ कर सकता है, उसके पास उसके लिए ट्रेनिंग हो सकती है, उसके लिए उसके पास एक्सपीरियंस होता है, अगर उसको उस कमोडिटी के प्रोडक्शन से हटा के उसका ट्रांसफर करके किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको लगा दिया जाएगा तो उसकी इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी और उससे प्रोडक्शन जो है डेफिनेटली कम होगा। ये इसका एक अजम्पशन यहाँ पर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पर जिस ड्यूरेशन में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टेक्निकल लेवल वहाँ पे कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, अगर टेक्निक अपडेट हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन यह मान लिया गया है कि आपका जो रिसोर्सेस है वो भी फिक्स है और टेक्नोलॉजी का लेवल भी फिक्स है। यहाँ पर एक शेड्यूल की हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाई गई है। शेड्यूल को आप ध्यान से देखिए। इस शेड्यूल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले कॉलम में आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको जरूर ध्यान दें स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहली हेडिंग में बताया गया है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ये A B C D E F G बता रहा है कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो विथ द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया, पहली बात, सपोज करो कि एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस थे, जो भी टेक्नोलॉजिकल लेवल था, उसको यूज़ करके हम गन का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो गन प्रोड्यूस हो रही थी 21 यूनिट्स, ये यूनिट्स में है, ठीक है, ये यूनिट्स में है। तो 21 यूनिट्स का गन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे जब 21 गन का प्रोडक्शन हो रहा है तो बटर का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि सारे रिसोर्सेस कहाँ लगे हुए हैं, गन के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। अब बी कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि एक यूनिट आप किसका प्रोडक्शन कर लो, बटर का प्रोडक्शन कर लो। अगर ए से बी की तरफ चलते हैं तो हमको एक टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है। वो क्या है कि आप यदि चाहते हैं कि आप 0 से बटर का प्रोडक्शन बढ़ा के कितना कर दें, 1 कर दें, तो आपको इधर चेक करना पड़ेगा। इधर क्या चेक करना पड़ेगा कि एक यूनिट बटर की ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको गन की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ए से लेके बी कॉम्बिनेशन के बीच में हम देखेंगे कि एक यूनिट बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको गन का कितना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट ही कम करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉलम दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है डेल सेक्रीफाइस अपॉन डेल गेन, कि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दें और जो गेन कर रहे हैं उसको आप नीचे लिख दें, तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्या किया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रही है कि एक यूनिट बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट ऑफ गन का आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो यहाँ पे आपने जो सेक्रीफाइस किया वो कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया, इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1 हो गई। अब बी से लेके सी पर जब हम आते हैं तो क्या टेंडेंसी हमको देखने के लिए मिलती है। आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही आप बी से सी पर आते हैं तो पहले आप 1 बटर बना रहे थे, आप 2 बटर बनाते हैं, मतलब बटर की एक और यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मतलब डेल बटर कितना होगा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट आपको बढ़ाने के लिए, अगेन 1 यूनिट ऑफ बटर बढ़ाने के लिए गन का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे पहले आपको 20 से 18 पे आना पड़ रहा है, इस बार आप सेक्रीफाइस 2 यूनिट का कर रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 1 बटर की के बदले में आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 गन, तो 2 गन रेस टू 1 बटर। फॉर्मूला वही है, डेल सेक्रीफाइस अपॉन डेल गेन, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ 2 है, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कितने का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं। अब
सी से लेके डी पर आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि इस बार फिर से एक और बटर बनाने के लिए आप 3 गन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर आप एक और बटर बनाने के लिए 4 गन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर एक और बटर बनाने के लिए आप 5 गन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक और बटर बनाने के लिए आप 6 गन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे बटर का यूनिट्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गन की यूनिट्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कुल मिला के बात तो यही हुई कि अगर आप चाहते हैं कि एक कमोडिटी को आप इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आप रिसोर्सेस पहली कमोडिटी से हटाकर दूसरी कमोडिटी में लगा दें। मतलब एक कमोडिटी का प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा, जब दूसरी का प्रोडक्शन कम होगा। यही टेंडेंसी आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। इसी टेंडेंसी को जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आप देख लीजिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कैसा होता है, उसके शेप के पीछे क्या रीज़न होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। So how I draw this production possibility curve? Production possibility curve is graphical presentation of different combinations of two goods. It means that to draw this production possibility curve, I took help of this table. On the behalf of this table, I have draw this production possibility curve. थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगी कि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th के स्टूडेंट जब भी किसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाने जाते हैं तो वहाँ मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ टेंडेंसी बताइए कर्व की। तो टेंडेंसी के बेसिस पे कर्व से आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या अच्छे से ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन में जब आप कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका टाइटल दिया हुआ होना चाहिए कि आप उस कर्व के साथ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीसी ऑफ गन एंड बटर, मतलब ये टाइटल है इस पीपीसी का कि इस पीपीसी में क्या दिखाया जा रहा है। टाइटल के बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होती है, ये एक्सेस आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ योर ओरिजिन पॉइंट, दिस इज़ ओ एक्स एक्सेस। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे O से लेके X तक एक्सेस को शो किया हुआ है, इसी तरीके से OY एक्सेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि OX एक्सेस पे आप क्या शो कर रहे हैं और OY एक्सेस पे आप क्या शो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है OX एक्सेस पे बटर को मैंने यूनिट्स में शो किया है और OY एक्सेस पे मैंने गन को शो किया है। ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, इतना सफिशिएंट है। वहाँ पे कोई मेजरमेंट लेके स्केल लेके आपको कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का। यहाँ पर ये जो कर्व है आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है जो कि कॉन्केव है टू दी ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज कॉन्केव टू दी ओरिजिन। ये कर्व पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, एफ। ओके, ये कॉम्बिनेशंस क्या शो करते हैं, ये कॉम्बिनेशन शो करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेज का स्टेटस आपकी कंट्री में है उससे आप दो गुड्स को किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं इस टेबल में हमने बताया था कि बटर की एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब गन का हम सेक्रीफाइस करें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, पॉइंट ए से लेकर ई तक अगर हम चलते हैं, पॉइंट ए से बी, सी, डी, ई की तरफ अगर चलते हैं तो आप देखेंगे प्रोडक्शन बटर का बढ़ रहा है। ए से ई की तरफ चलने में बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन बटर का प्रोडक्शन कब बढ़ रहा है, जब आप गन का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। क्यों, मालूम है हमें, रिसोर्सेस लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी का लेवल गिवन है, तो बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा तभी पॉसिबल है जबकि जो गन है वहाँ के पर लगे हुए रिसोर्सेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो आके क्या बनाने लगे, बटर बनाने लगे। ओके, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है। इसी तरीके से अगर आप ई से ए के तरफ चलेंगे, ई से ए के तरफ चलेंगे तो प्रोडक्शन किसका ज़्यादा होने वाला है, गन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है। गन का प्रोडक्शन कब ज़्यादा हो पाएगा, जबकि आप बटर का प्रोडक्शन कम करेंगे। आप इस टेबल में भी एक बार ध्यान से देखिए, ए कॉम्बिनेशन था, वहाँ पर आप 0 बटर जो है बना रहे थे, तब आप गन की 21 यूनिट्स बना पा रहे थे। और जी कॉम्बिनेशन इसके जस्ट इन्वर्स है, जब आप गन की 0 यूनिट्स बना रहे हैं और इस 0 यूनिट्स के बदले में आप जो बटर की 6 यूनिट्स जो हैं वो बना पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आप
इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शो कर चुके हुए हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, इसके क्या फीचर्स हैं। बेसिकली इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या पहली प्रॉपर्टी बोलती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओके। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग के पीछे क्या रीज़न है, इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न वही है, फिर से वही रिपीटेशन यहाँ पे चला आ रहा है कि अगर आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दूसरे का प्रोडक्शन कम कर देंगे। इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, या हम कह सकते हैं गन एंड बटर। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो पहले इसके जो है इसका स्लोप जो डाउनवर्ड है उसका रीज़न तो हमको मिल गया कि इन्वर्स रिलेशन है दो गुड्स के प्रोडक्शन में। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी इज कॉन्केव इन द शेप। कॉन्केव, अगर ये ओरिजन है, ओरिजन पॉइंट है, इस ओरिजन पॉइंट की तरफ अगर ऐसा कर्व होता है तो उसको हम कॉन्केव कहते हैं, और कर्व यदि ऐसा होता है तो इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। थोड़ा सा रिवीजन दे दिया। कॉन्केव जो शेप है पीपीसी का, ये कॉन्केव जो शेप है, इस कॉन्केव शेप के पीछे क्या है? इस कॉन्केव शेप के पीछे जो मेन रीज़न है वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाइए वापस टेबल पे, ये टेबल आप देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीजिंग है? पहले एक बटर के लिए एक गन छोड़ा, फिर एक बटर के लिए 2 गन छोड़ा, एक बटर के लिए 3 गन छोड़ा। मतलब हम तो क्या करते जा रहे हैं, सैक्रिफाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं गन का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंक्रीजिंग है। और इसी इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसका शेप जो है वो कॉन्केव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बटर जो बना रहे हैं वो सेम उसमें गैप में बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। पहले सैक्रिफाइस 1 का कर रहे थे, फिर 2 का कर रहे थे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो सेक्रीफाइस हो रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स वाई शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब एक क्वेश्चन यहाँ माइंड में आ सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग क्यों है? क्यों है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग? इसका रीज़न ये है, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमको याद आएगा कि उन्होंने अजम्पशंस में बताया था कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स। ये बता चुके हैं वो। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक रिसोर्सेज जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा था, जिस इफ़िशियंसी के साथ प्रोडक्शन कर रहा था, अगर उसका ट्रांसफ़र कर देंगे कि जाओ तुम दूसरी गुड्स को बनाओ, तो वो उतनी ही इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो ट्रेंड बंदा था किसी और गुड्स को बनाने के लिए, आपने उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लेकर आ गए कि अब तुम बटर बनाओ। तो जो गन बना रहा था उससे जब आप बटर बनवाओगे तो उसकी इफिशिएंसी लॉस हो जाएगी। इसीलिए हर बार जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गन्स का यूनिट्स, वो सेक्रीफाइस हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है जितने अच्छे गन बनाने में थे उतने अच्छे बटर बनाने में नहीं है, इसीलिए हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का शेप कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये यहाँ पर आप अच्छे से आसानी से देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये वो स्टेज है जहाँ पे आके अगर आपने ईमानदारी से अपना अटेंशन दिया है तो ये वो स्टेज है जहाँ पर आके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कर्व की कंसेप्ट मतलब 90% आपकी क्लियर हो जाती है। अगर आप अच्छे से तालमेल करके चल रहे हैं वीडियो के साथ, तो यहाँ पे 90% आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया है व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पीपीएफ, क्या होता है, अजम्पशंस क्या होती हैं, अजम्पशंस के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ तक आप जान पा रहे हैं, अच्छे से समझ गए हैं। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो यदि देखते हैं, आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो के बीच में बोलने का मेरा खास पर्पस ये है कि स्टार्टिंग में अगर मैं कह दूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करो तो ये सही नहीं होगा। अगर वाकई में आप लाइक करते हैं, पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मोटिवेशन दीजिए। आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाती हूँ। ये तो हुआ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक इकोनॉमी हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर ऑपरेट होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व केवल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, वो ये नहीं बताता कि आपकी इकोनॉमी वो उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है या नहीं है। जैसे इंडिया के बारे में एक बात कही जाती है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है
जो भारत एक धनी देश है लेकिन यहाँ के रहवासी गरीब हैं, ऐसा कहा जाता है भारत के बारे में। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल विथ और कंट्री। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे देश में जिनका हम बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ पे ऑपरेट नहीं कर पा रही है। जितनी प्रगति हम कर सकते हैं या जो हमारा पोटेंशियल लेवल है उस पोटेंशियल लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे, हमारा एक्चुअल लेवल हमारे पोटेंशियल लेवल से कम है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी इकोनॉमी के पोटेंशियल लेवल को बताता है कि वो कितना कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट के पोटेंशियल लेवल की बात करें, आप इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स ला सकते हैं, तो आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, 101 मार्क्स आप नहीं ला सकते। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपकी पोटेंशियल लेवल को बता रहा है कि आप 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, एक्चुअल लेवल उससे डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे कि एक इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट करेगी, तो अगर इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर ऑपरेट करती है, एनी पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाइक ए बी सी डी, आप ए बी सी डी किसी भी पॉइंट पे अगर हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेस का फुली और इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कंट्री के रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं, आपकी कंट्री जो है वो रिसोर्सेस का फुली और इफ़िशिएंटली यूज़ नहीं कर पाती, तो वो कहीं अंदर होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर किसी नीचे किसी पॉइंट पर होगी, लाइक पॉइंट ई। ये पॉइंट ई ये बता रहा है कि आपकी कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। अगर बात करें कि हम एफ पॉइंट पे जाएं, एफ पॉइंट जो कि आउटसाइड है पीपीएफ के, आउटसाइड यदि पीपीएफ के कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो फिक्स रिसोर्सेज है, उससे आप यहाँ एफ पर नहीं पहुँच सकते। तो ऑन पीपीसी एंड अंडर पीपीसी सारे पॉइंट्स जो हैं वो अटेंडेबल पॉइंट्स हैं। ऑन पीपीसी एंड अंडर पीपीसी ऑल पॉइंट्स आर अटेंडेबल पॉइंट्स, लेकिन पीपीएफ के बाहर कोई पॉइंट है तो वो अटेंडेबल पॉइंट नहीं है। ये आपको समझ के चलना है। अब एक और कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज किस तरीके से होता है, पीपीएफ में चेंज किस तरीके से होता है। इसके चेंज को जानने के लिए इसके दो मूवमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे पहला है शिफ्ट इन पीपीएफ, पीपीसी शिफ्ट होता है, और दूसरा होता है कि पीपीएफ जो है वो रोटेट होता है। अब शिफ्ट और रोटेशन में कैसे डिफरेंस जानेंगे, इस डिफरेंस को जानने के लिए आप ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये ले लीजिए। यहाँ पे एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने बना लिया, इसमें मैं पहले आपको शिफ्ट करके बताऊंगी कि शिफ्ट कैसे होता है। ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आप बना सकते हैं आपके रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी से, आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ कर लिया। अब सपोज करो आपकी कंट्री में किसी कारण से रिसोर्सेज आपके बढ़ गए, इन्हेंस हो गए, या आपका टेक्नोलॉजी का लेवल जो है अपग्रेड हो गया, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। ये जो आप ब्रेकिंग लाइन देख रहे हैं ना, ये आपका पहले वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैंने पीपी से बता दिया है, और जब रिसोर्सेज इन्हेंस हुए, इंक्रीज हुए या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो आप ऊपर वाले प्रोडक्शन P1 पर पहुंच गए, इसको बोलेंगे शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो रिसोर्सेज का बढ़ना या टेक्नोलॉजी का अपडेट होना बताता है। इसके जस्ट अपोजिट यदि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब है रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं या टेक्नोलॉजी में कोई लॉस हुआ है, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट कहते हैं। आप शिफ्ट को कैसे पहचानेंगे, बोथ एक्सेस ओ एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से, दोनों से साइमल्टेनियसली या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसको बोलेंगे शिफ्ट। अब रोटेशन का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें ये बताया जाता है रोटेशन कब होता है आपका, जैसे ये एक इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपका, ओके। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यहाँ पे हम बटर बना रहे थे, ओके। अब बटर बनाने की टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो क्या होगा, आप जो है गन का प्रोडक्शन उतना करते रहेंगे, लेकिन बटर की तरफ से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। इसको रोटेशन क्यों कह रहे हैं, इसको रोटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक्सेस पे अभी भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है और दूसरे एक्सेस से ये आगे की तरफ बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो इसको रोटेशन कहते हैं। ये रोटेशन बाहर की तरफ होता है, या रोटेशन बाहर की तरफ कब होता है, जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, और ये रोटेशन अंदर की तरफ होता है जब रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या टेक्नोलॉजिकल लेवल कम हो जाता है, इसको रोटेशन हम कहते हैं। रोटेशन बटर के या एक्स कमोडिटी के उसमें भी हो सकता है और वाई कमोडिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। ये यहाँ से भी अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है और डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। तो स्टूडेंट, ये पूरा वीडियो था
जिसमें आपने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है उसको डील कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे साथ एक छोटा सा कैमरा मैन है जो लगातार मेरे साथ बना हुआ है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी बेटी एरा। तो हमारी मेहनत है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटिव अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। बाय बाय।